नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग पॉलिटी को कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है विविधता। विविधता में जो हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है कि विविध समाज किसको कहता है, लद्दाख के बारे में बताया गया है, केरल के बारे में बताया गया है, पश्मीना ऊन के बारे में बताया गया है, छोटा तिब्बत के बारे में बताया गया है। इन सब चीज़ों को हम लोगों को चैप्टर नंबर 1 में 6th क्लास की NCERT के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मैं तो आप लोग को बता दी हूँ कि लद्दाख विविध समाज किसे कहते हैं, लद्दाख के बारे में बताया गया है कि पश्मीना ऊन कहाँ से मिलता है, केरल के बारे में बताया गया है, केसर सागा के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। विविधता की समझ चैप्टर का नाम है, 6th क्लास की पॉलिटी है। और इससे पहले मैं हिस्ट्री कवर अप करवा चुकी हूँ, 1 to 11 चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ, जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम जो आप लोग देते हैं। इसमें से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें रटन विद्या काम नहीं आएगा, रटाया चीज़ नहीं चलेगा, इसको कॉन्सेप्ट बेस ही पढ़ना होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, क्या क्या बताया गया है इसमें। तो इसमें एक कहानी है समीर 1 और समीर 2 की। जो समीर 1 है पेपर बेचता है, और समीर 2 जो है वो अच्छे फैमिली से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो दोनों का नाम समीर 1 समीर 2, दोनों में काफ़ी विभिन्नता है, परंतु दोनों समानताएं भी है इन दोनों के बीच। विभिन्नता तो है कि ये गरीब है अमीर है, परंतु दोनों के बीच समानताएं भी हैं। तो इस कहानी को पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीटेट जो जुलाई वाला हुआ है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से। तो आप लोग को ये कहानी पढ़ना है। तो इस कहानी में बेसिकली यही बताया गया है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जिसका नाम समीर 1 और समीर 2 है। दोनों में क्या अंतर है कि एक पेपर बेचता है और एक पढ़ा लिखा है, अमीर व्यक्ति है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ लेते हैं पहले। दोस्ती करना। जो दोस्ती करना है, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटे से लड़के के हैं। क्या है इस कहानी में, तो चलिए पढ़ते हैं। लिया था जो जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता है। एक जो लड़का है जनपद की भीड़ वाले चौराहे पर अखबार बेचता है। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुँह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मैंने कहा, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? उसके बाद चलिए, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट जो विषय है के साथ साथ हिंदी भी पढ़ी है। उसके बाद है सब्जेक्ट। जो समीर ने पूछ रहा है सब्जेक्ट, तो वह कहता है जो कभी स्कूल नहीं गया उसको क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि हरी बत्ती हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न और शोर 100 गुना बढ़ गया। मैं भी अपने आप ट्रैफिक से आगे बढ़ाने लगा। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रही थी। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द को दूसरा अर्थ प्रजा उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। उसके बाद है, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि लाल बत्ती हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक शोरगुल में मैं डूब गया। उसके बाद क्या है, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर था, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? तो समीर का अर्थ होता है हवा, पवन और पवन पुत्र। कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब
से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और आप अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसका हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। तो क्या है, लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। उसके बाद अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 कहाँ है। इस कहानी को जो लिखा है पोली सेनगुप्ता की कहानी द लास्ट चेंज पर आधारित है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थीं। जहाँ समीर 1 हिंदू था, वहीं समीर 2 मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। तो इनमें बताया गया है कि इन समीर 1 और समीर 2 इन दोनों में बहुत सारी विभिन्नताएं थी। इनका भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो भिन्न थी, पर भिन्न होते हुए भी इन दोनों में तो उदाहरण के रूप में क्या है कि समीर 1 और समीर 2 कैसे एक दोनों से भिन्न था। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसा कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिसकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़क्र उस फ़क्र से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि ये गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर, न ज़मीन और ना पैसे या संसाधन या दूसरे के पास है। इसलिए गरीब और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी को दर्शाता है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गई हो तो आपकी जाति कुम्हार होगी, बस वही बन सकती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसके बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। जो इसमें क्या बताया गया है कि गैर बराबरी का मतलब होता है कि लोग गैर बराबरी करते हैं कि भेदभाव के रूप में, कि ये अमीर है, हम गरीब है, इसका जाति अलग है, उसका पाति अलग है, ये शिक्षित है, अशिक्षित है। इन सब चीज़ों को जब हम अपने जीवन में ले आते हैं तो ये गैर बराबरी का उदाहरण होता है। अर्थात एक शब्द में कह सकते हैं कि अमीरी, गरीबी, जाति पाति, शिक्षा अशिक्षा, काला गोरा विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच क्या करता है, असमानता या गैर बराबरी लाता है। इस चीज़ों को बताया गया है। और भारत जो है एक बहुलतावादी समाज है, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, खान पान, क्षेत्र संबंधी अनेक विभिन्नताएं होने के साथ साथ भी उनमें असमानता नहीं होती है। पर इसमें क्या होती है कि गैर बराबरी का एक आ जाता है कि क्या आता है इसमें गैर बराबरी में कि अमीर गरीब, जाति पाति, शिक्षा अशिक्षा, ये सब जो होता है विविधता का रूप नहीं है। यह सब क्या है, असमानता या गैर बराबरी का रूप है। इन सारी चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। इसमें क्या बताया गया है, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी।
आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ये सब क्या है? ये सब विविधता का उदाहरण है हमारे जीवन में, कि हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग है परंतु एक साथ भाईचारे का संबंध को रखते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभवतः यह है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। उसके बाद इसमें क्या है कि भारत में विविधता, जो मेन टॉपिक है उन्हीं को पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ी है। जो काम की चीज़ है उसी को पढ़ना है, जो काम की नहीं है उसको पढ़ के क्या ही करना है, क्योंकि हम लोग को सीटेट क्वालिफाई करना है, सीटेट एग्ज़ाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनने के लिए बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, पर हम लोग को सीटेट निकालना है। जो मेन टॉपिक सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। इसमें से एक है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचो तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि हम लोग जो है विविध समाज में, जिसमें भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, रहन सहन, वेशभूषा आदि को शामिल किया गया है, जो विविधता का उदाहरण है। यहाँ विविधताएँ तो विभिन्न रूप में है, सांस्कृतिक रूप में है, धर्म में है, रीति रिवाज में है, खान पान में है, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ हैं, परंतु हम लोग फिर भी आपस में भाईचारे के संबंध में रहते हैं। और अपने विविधता में एकता वाला जो राजेंद्र प्रसाद जी का कोड है, उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए कहा था कि विभिन्नता में एकता। हमारे अंदर तो विभिन्नताएं बहुत हैं, परंतु हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग में समानताएं हैं, एक साथ हम लोग रहते हैं। तो हम विविधता को कैसे समझें, हम लोग कैसे विविधता को समझ सकते हैं? करीब 2 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब हम भी संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वह पानी के जहाज में, घोड़े या ऊँटों पर बैठकर जाते थे या पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपने घर बार छोड़ देते थे। उसके बाद क्या है, उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति भी उभरी। उसके बाद है अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास। देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृतियों को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह कई क्षेत्रों अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान के आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वो करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा
इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसमें मेन अब आता है टॉपिक लद्दाख और केरल। तो इसको पढ़ना है। भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो देखिए इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। अभी लद्दाख जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लद्दाख के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि लद्दाख जो है किस तरह से फेमस है, यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है, लद्दाख को क्या कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना है जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। जो तिब्बत है, किसको कहा जाता है तिब्बत? जो रेगिस्तान से होकर के जो रास्ता लद्दाख में व्यापार के लिए आता था, उस रास्ता में जो गुजरकर मध्य एशिया के काफिले तक इलाके में पहुंचते थे, उसको आज क्या कहा जाता है? तो तिब्बत कहा जाता है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। उसके बाद क्या? लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ और अब यह अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह मिलता है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा। तो तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा। इसको याद रखना है। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। जो केसर सागा है तिब्बत का जो ग्रंथ है, वो लद्दाख में प्रचलित है और लद्दाख के लोग जो हैं खासकर मुसलमान और दोनों ही इन लोग गाते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है? यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो पश्मीना ऊन जो है एक ख़ास तरह की बकरी से मिलता है, इसको याद रखना है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके किसे बेचते हैं? कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना जो होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लद्दाख के बारे में इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है लद्दाख के बारे में, तो चलिए एक बार उसमें डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ जो है कम खेती संभव होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है या ना के बराबर होती है। और ये इलाका जो है हर वर्ष जो है काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ की चादर से ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं और पीने का पानी भी नहीं होता है यहाँ। तो पीने के पानी के लिए ये लोग जो होते हैं पिघलने वाले बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं महीनों में। और यहाँ जो है ना एक ख़ास किस्म की बकरी पाई जाती है। खास किस्म की बकरी से कौन सा ऊन मिलता है? तो पश्मीना ऊन मिलता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है, सीटेट डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद जो है पश्मीना जो ऊन मिलता है बकरी से, तो ये जो लद्दाख के आदमी हैं जो पश्मीना ऊन निकालते हैं, ये लोग कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं और कश्मीर का व्यापारी पश्मीना शालें बुनती है जो बहुत महंगी शाल होती है, जो बहुत महंगा बिकता है। पश्मीना ऊन से बनता है पश्मीना शालें, जो कश्मीर के व्यापारी को लद्दाख के लोग
बेच देते हैं। और लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। और तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। और यहाँ के जो लोग हैं, खासकर मुसलमान और बौद्ध, दोनों ही केसर सागा को गाते हैं और नाटक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है जो लद्दाख के बारे में हैं, जो बहुत ही पीबीआई है, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट सीटेड इससे क्वेश्चन पूछती है। तो आप लोग को याद करना है, बार बार चीज़ों को रिकॉल करना है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने से फट से याद आए कि ओ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़े हैं इस क्लास के एनसीईआरटी में, तभी आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बहुत कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं केरल। केरल भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। तो केरल में क्या बताया गया? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है केरल। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य केरल है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार करने केरल आए थे। तो सबसे पहले केरल व्यापार करने कौन आए थे? तो अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। इसको भी याद रखना है, संत थॉमस को। संत थॉमस ईसा मसीह के धर्मदूत से लगभग 2000 साल पहले भारत आए थे, भारत के केरल में आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, संत थॉमस को। उसके बाद अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत इज्जत होती थी। जो मुसलमान समुदाय का था तो बहुत इज्जत होता था। तो इस चीज़ को किसने बताया? तो इस चीज़ को बताया इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे है मछली पकड़ने का चीनी जाल। जो मछली जो पकड़ा जाता था उसको क्या बोला जाता है? चीनी जाल बोला जाता था। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। तो व्यापारी जो थे चीन के, वो भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। जो अभी केरल में मछली पकड़ने के लिए जाल मिलता है वो चीन के जाल से हूबहू मिलता है। तो इससे यह पता लगाया जाता है कि चीन के व्यापारी भी यहाँ पे आए थे केरल व्यापार करने के लिए। और उस जाल का नाम क्या है? तो चीना वाला। इसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और पूछा भी है। इस लाइन से क्वेश्चन पूछा भी गया सीटेट में। उसके बाद तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। जो पकड़ने के लिए मछली जाल का प्रयोग होता है उसको चीना वाला कहते हैं, और जो फ्राई करने के लिए, बनाने के लिए बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो चावल की खेती के लिए जो है केरल बहुत ही उपयोगी है। इसकी जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से केरल के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको याद रखना है? तो इसमें क्या याद रखना है? जो केरल है, और केरल का एक चीज़ और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि ओणम जो त्यौहार है वो केरल का त्यौहार है। और ईसाई धर्म का जो शुरुआत हुआ था केरल से ही हुआ था। और यहाँ की जो ज़मीन है चावल की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, कि चावल की खेती जो है केरल में बहुत ज़्यादा की जाती है। और अरबी व्यापारी जो केरल आए थे, सबसे पहले कौन आए थे? आप लोग बताइएगा कौन आया था? तो सबसे पहले जो केरल आया था वो था अरबी और यहूदी व्यापारी। अरबी और यहूदी व्यापारी था जो केरल सबसे पहले आया था। और ईसाई धर्म को कौन लाया था? तो संत थॉमस ने। और किसने? मुसलमानों की जो है यहाँ पे बहुत इज्जत है। अपने यात्रा वृत्तांत में किसने लिखा था? आप लोग को बताना है किसने लिखा था। तो इब्न बतूता ने। और चीन के व्यापारी भी यहाँ आए थे केरल। तो इसकी जो मछली पकड़ने के जाल है
तो उस जाल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उस जाल को? तो चीना वाला उस जाल का नाम है। और जो उसको बनाने के लिए, मछली बनाने के लिए जिस पेन का, जिस बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है चीना चट्टी। और चावल के लिए केरल बहुत ही उपजाऊ भूमि केरल में मिलती है, जलवायु इसकी अच्छी होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को जो केरल से बनते हैं याद रखना है कि एग्ज़ाम में आए, बस खट से क्वेश्चन बनाना है। तो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। सीटेट जो एनसीईआरटी छोड़ करके कहीं से क्वेश्चन नहीं करती है। सीटेट जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करती है। एनसीईआरटी के अलावा आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप लोग मेरी बात को मानिए, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम निकाली थी बस इतना ही पढ़ के निकाली थी कि एनसीईआरटी सारी क्लास की एनसीईआरटी करती 6 to 8 की, उसका लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन और कुछ नहीं करेगी सीटेट। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से इस चैप्टर को। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगा, मैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को पढ़ा ही दी हूँ। तो उसमें से एक है विविधता में एकता। तो विविधता में एकता वाला जो कोड है किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है। इसमें तो और सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक बार पढ़ा देती हूँ मैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत में के लोगों को फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं थे और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे वो कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। तो इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि विविधता में एकता वाला जो कोड है किनका है? जवाहरलाल नेहरू का। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें एक है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। और कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जिसको मैं पूरा बाद में कर दूँगी शॉर्ट नोट के रूप में। आप लोग मेरा शॉर्ट नोट में देखिएगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं नोट की हूँ सारे चैप्टर को पढ़ के। तो मेरे शॉर्ट नोट वाले वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई समझ में आती है, थोड़ा सा भी सीटेट में हेल्प करता है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।